गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पॉजिटिव जॉन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। हमारी लास्ट क्लास प्लांट मॉर्फोलॉजी की खत्म हुई थी, स्टेम बोले तो तना पे खत्म हुई थी। अब तने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीफ। क्या है? लीफ बोले तो पत्ती। पत्ती का क्या काम रहता है, पत्तियां होती क्या है, ये सारी चीजें हम आज देखेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। तो मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि पत्तियां क्या होती है तो आप सब लोगों ने पत्तियां देखी होगी। आम की पत्तियां देखी होगी, पीपल की पत्तियां देखी होगी, बबूल की पत्तियां देखी होगी, मतलब सारी पत्तियां आप लोगों ने देखी होगी। तो सबसे पहले मैं पत्तियों की बात करूं तो पत्तियां क्या होती है अगर डिफाइन करें अपन, तो पौधे का वह भाग जो शाखाओं से पर्व संधि के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। प्रायः इनका कलर कैसा रहता है? हरा रहता है। क्यों रहता है? पर्णहरित के कारण, बोलो क्लोरोफिल के कारण इनका कलर कैसा रहता है? हरा रहता है। पत्तियों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग रहता है पत्तियों का सरल पत्ती। पत्तियों को दो प्रकार से बांटा गया है, पहला सरल पत्ती और दूसरा संयुक्त पत्ती। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स? संयुक्त पत्ती। पत्तियां दो प्रकार की होती है, पहली पत्ती सरल पत्ती और दूसरी पत्ती संयुक्त पत्ती। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि सरल पत्ती है जो है वो उसमें केवल एक ही पर्णफलक निकला हुआ है। कितने पर्णफलक निकले हुए हैं? एक ही, केवल एक अकेला पर्णफलक निकला हुआ है। पर वही हम संयुक्त पत्ती देखेंगे तो उसमें अनेकों पर्णफलक निकले हुए हैं। अब ये पर्णफलक क्या होते हैं, पर्णाधार क्या होते हैं, पर्णवृंत क्या होते हैं, इन चीजों को समझेंगे। तो पत्तियां मुख्य रूप से कितने भागों में बटी हुई है? दो प्रकार की होती है पत्तियां। मुख्य रूप से कितने प्रकार की? दो प्रकार की, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। अब इसके बाद आएंगे हम कि पत्ती को कितने भागों में विभाजित किया गया है। पत्ती को कितने भागों में, मतलब कि आप जो एक पूरी पत्ती देख रहे होंगे यहाँ डायग्राम में, तो उसका एक भाग जहां से ये शाखा से जुड़ी रहती है, दूसरा भाग ये डंठल नुमा भाग, और तीसरा ये पूरा का पूरा आधार भाग जो हरे कलर का रहता है। हमने सबने देखा है पत्तियां अधिकांशतः हरे कलर की रहती है, तो ये हरे कलर का भाग, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये जो बीच में दिख रही है इसको हम महाशिरा भी कहते हैं। ये जो बीच में दिख रही है इसे हम महाशिरा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? महाशिरा। पत्तियों की महाशिरा कहते हैं, जो पानी वगैरह सारी चीजें लेकर आती है और जाती है, भोज्य पदार्थों को संग्रहित करके पेड़ के अनेक भागों में लेकर जाने का काम करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पहला भाग पर्णाधार, दूसरा भाग पर्णवृंत, तीसरा भाग पर्णफलक और चौथा भाग महाशिरा। ये पत्तियों के प्रमुख भाग है। तो सबसे पहले हम जो पहला भाग है वो देखेंगे। पहला भाग है हमारा पर्णाधार, बोले तो लीफ बेस। जैसे आप नाम समझ रहे होंगे और सुन रहे होंगे उसका, या पढ़ने में ही आपको समझ में आ रहा होगा, पर्णाधार या लीफ बेस। तो लीफ का बेस मतलब कि ऐसा भाग जो पत्ती को किससे जोड़ता है? शाखा से जोड़ता है। किससे जोड़ता है स्टूडेंट? शाखा से जोड़ता है। उस भाग को क्या कहते हैं? पर्णाधार कहते हैं। ये दिख रही होगी आपको शाखाएं, आप लोगों ने देखा भी होगा सबने। इस शाखा के यहाँ पर इस संधि के द्वारा जो जुड़ा हुआ है, इसको ये जोड़ने वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं? पर्णाधार या लीफ बेस कहते हैं। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा एक डंठल नुमा संरचना रहती है पत्ती में। आम की पत्ती देखी होगी आप लोगों ने, जिससे अपन बंदरवेल बनाते हैं, तो उसको उसमें अटैच करते हो आप लोग, वापस से उसमें छेद करके एक धागे में पोते हो उनको, ठीक है ना, पिरोते हैं अपन। तो वो वाला भाग जो डंठल नुमा भाग है उसको क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? पर्णवृंत कहते हैं। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो जहां से ये पत्ती का फलक बोल सकते हैं अपन इसको, एक प्लेट टाइप की संरचना रहती है, इसको क्या बोल सकते हैं हम? फलक बोल सकते हैं, प्लेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भाग है यहां से ये पूरा जुड़ा हुआ भाग, इसको क्या बोलते हैं? पर्णफलक। यहां पे भी देख रहे होंगे आप, ये पूरा का पूरा भाग, इसको क्या बोलते हैं? पर्णफलक या ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णफलक या ब्लेड। इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा ऐसी संरचना रहती है, धागे नुमा संरचना रहती है। यही संरचना आगे जाके पतली हो जाती है और ऐसे भागों में बढ़ जाती है। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट?
सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? महासिरा। तो हमने सबसे पहले देखा पत्तियां कितने प्रकार की होती है, उसके बाद देखा हमने कि पत्तियों के कितने भाग होते हैं या पत्तियों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पत्तियों का रूपांतरण किसमें होता है या पत्तियों का मुख्य कार्य क्या क्या है। अब पत्तियों के मुख्य कार्य देखेंगे और पत्तियों का रूपांतरण देखेंगे। स्टूडेंट्स अब अपन देखेंगे पत्तियों का रूपांतरण। आप लोगों ने सबने देखा होगा कि पत्तियां एक ही प्रकार की नहीं रहती है। जैसे तने का रूपांतरण हुआ था, जड़ का रूपांतरण हुआ था, उसी प्रकार से पत्तियों का भी रूपांतरण होता है। किस प्रकार से इनका रूपांतरण होता है या क्या है ये रूपांतरण, इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है इसका, ये सारी चीजें हम देखेंगे। वैसे तो रूपांतरण से फायदे ही है, नुकसान कोई भी नहीं रहता है। जैसे पहला है हमारा पर्णकंटक, मतलब पर्ण से मतलब रहता है यहाँ पे पत्ती और कंटक से मतलब है कांटा। क्या है? कांटा। तो पत्ती का रूपांतरण किस रूप में हो गया? कांटे के रूप में हो गया। किस रूप में हो गया? कांटे के रूप में। किस कारण से, मतलब किस चीज के लिए हो गया? तो पानी जो है इसका क्या जो वाष्पन होता है उसको रोकने के लिए। अगर पत्ती चौड़ी रहेगी तो उससे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, पर अगर वही पत्ती कांटे के रूप में ऐसी पत्ती है और यही अगर कांटे के रूप में परिवर्तित हो गई तो फिर इससे कम वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी का नुकसान कम होगा। तो पहला क्या है? पर्णकंटक। पर्ण का मतलब होता है पत्ती और कंटक का मतलब होता है कांटा। तो क्या है पर्णकंटक? उदाहरण क्या है इनके? मेन आपको उदाहरण याद रखने हैं। नागफनी, पहला उदाहरण क्या है? नागफनी। और दूसरा अर्जीमोन। जो नागफनी का पौधा रहता है उसमें आप लोगों ने देखा होगा पत्तियां नहीं रहती है, मोटा सा तना रहता है और उसी में से तने से क्या निकले हुए रहते हैं? कांटे निकले हुए रहते हैं। क्या निकले रहते हैं स्टूडेंट्स? कांटे निकले हुए रहते हैं। तो वह कांटे क्या है? वो पत्तियों का रूपांतरण ही है। तो इसका उदाहरण क्या है? नागफनी और अर्जीमोन। इसके बाद आते हैं पर्ण प्रतांत पे। इस पे आते हैं पर्ण प्रतांत। यहाँ पर्ण से मतलब वापस से क्या है? पत्ती, और प्रतांत से मतलब है यहाँ पर एक पतली धागेनुमा संरचना। पतली धागेनुमा संरचना। यहाँ प्रतांत से मतलब है स्टूडेंट्स धागेनुमा संरचना से। अब ये पर्ण प्रतांत किसमें पाया जाता है या किस पत्तियों का रूपांतरण है? तो मटर, जो मटर का पौधा रहता है हमारा, उसकी जो पत्तियां हैं वो किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? तो पर्ण प्रतांत के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आप लोगों ने सबने अपने अपने खेतों में देखा होगा मटर का पौधा। मटर का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, अगर उसके बाजू में सरसों का पेड़ लगा हुआ है तो वो उसी से क्या करने लगता है? लिपट कर ऊपर चढ़ने लगता है। ये जो प्रतांत है इसका जो धागेनुमा संरचना है ये क्या है? एक पत्ती या धागे के रूप में क्या हो जाता है? आगे बढ़ जाता है, या सर्पिलाकार रूप ले लेता है या कुंडलित रूप ले लेता है। ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कि मटर के पौधा रहता है, उसमें ये थोड़ी सी पत्तियां रहती, कुछ पत्तियां ऐसे धागे नुमा रूप में सर्पिलाकार रूप ले लेती है। तो इसका उदाहरण क्या है? पर्ण प्रतांत का मटर। क्या है स्टूडेंट? मटर। अब आते हैं पर्णाभ व्रंत। पर्णाभ व्रंत क्या रहता है? तो जो पत्तियां रहती है, यहाँ पे पर्ण से मतलब वापस से पत्तियां और व्रंत से मतलब यहाँ पे होता है कि जो पत्तियों का भाग है वो बहुत अधिक मात्रा में कट फट जाता है, मतलब टूट जाता है, बहुत पतली पतली हो जाती है ये, जिससे क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन कम होता है। जितनी ज्यादा क्षेत्रफल रहता है उसका उतना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन। पर वहीं अगर ये यही पत्तियां आपस में क्या हो जाए? कट जाए, छट जाए, छोटी छोटी पतली पतली पत्तियों में परिवर्तित हो जाए, तो वही पत्तियां क्या रहती है? पर्णाभ व्रंत रहती है। इसका उदाहरण है ऑस्ट्रेलियन बबूल। क्या है इसका उदाहरण? ऑस्ट्रेलियन बबूल। इसके बाद आते हैं हम सल्क पत्र। किस पर आते हैं? सल्क पत्र पर। ये सल्क पत्र पत्तियां क्या होती है? तो आप लोगों ने सबने देखा होगा कि वैसी पत्तियां जो सल्क बोले तो पतली संरचना वाली प्लेट्स बोले तो पत्रक रहे, पतली संरचना वाला पत्रक रहे। आप लोगों ने प्याज देखा होगा, प्याज का निर्माण कैसे होता है? सल्क से होता है। कैसे होता है? सल्क से होता है। अदरक नीचे तने में रहता है, पर उसके बाद जो ऊपर उसकी पत्तियां रहती है वो कुछ ऐसी रहती है, कुछ ऐसी प्रकार की रहती है, बहुत पतली पतली रहती है, बहुत पतली पतली रहती है। तो ये सारी की सारी पत्ती। लहसुन भी आप लोगों ने देखा क्या रहते हैं? ये सल्क पत्रक रहते हैं। ये क्या रहते हैं? सल्क पत्रक रहते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण क्या है सल्क पत्रक के? प्याज, अदरक और लहसुन। उसके बाद देखेंगे हम रंगीन पत्तियां। अब ये पत्तियां रंगीन क्यों हो जाती है? तो आप लोगों ने सबने परागण का सुना होगा कि कीटों को परागण के लिए आकर्षित करने के लिए पत्तियां किस रूप में? रंगीन रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिससे क्या हो
कि अधिक से अधिक कीट उनके पास आकर्षित हो और उससे क्या हो, उनमें परागण हो, जिससे क्या बने, फूल बने, फूल बनने के बाद क्या बने, उनमें बीज बने। ये सारी क्रियाएं हो, मतलब कि प्रजनन की क्रियाओं को बढ़ाने के लिए क्या करती हैं पत्तियां, रंगीन रूप में परिवर्तित हो जाती है। इनका उदाहरण है पाइनीसीटिया। ठीक है, इसके बाद आता है चूसक पत्तियां। ये चूसक पत्तियां क्या होती है, तो पौधों को अधिक मात्रा में पानी की जब आवश्यकता होती है तो इनकी पत्तियां किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, चूसक पत्तियों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये क्या करती है, किसी भी आधार से या किसी अन्य पौधे से चिपककर उससे क्या लेती है, पानी लेती है और अन्य पोषक पदार्थ अपने में लेती है। इसके उदाहरण है घीघवार और बायोफिल्म। क्या है इसके उदाहरण, घीघवार और बायोफिल्म। तो ये हो गया हमारा पत्तियों का रूपांतरण। पहला पर्णकंटक, दूसरा पर्णप्रतान। इनके उदाहरण स्टूडेंट जरूर याद रखना, ठीक है ना। और आप, मैं आशा करता हूं कि नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे इन सारी चीजों के। तो इनके उदाहरण है नागफनी और अर्जीमोन, किसके, पर्णकंटक के, ठीक है ना। पर्णप्रतान क्या है उदाहरण, मटर है। पर्णाभ्रंथ का उदाहरण क्या है, ऑस्ट्रेलियन बबूल है। सल्क पत्र, इसके उदाहरण क्या है, प्याज, अदरक और लहसुन। उसके बाद रंगीन पत्तियां, इसके उदाहरण है पाइनीस्टिया, ठीक है ना। इसके बाद चूसक पत्तियां, इसके उदाहरण है घीघवार और बायोफिल्म। तो ये हो गया हमारा पत्तियों का रूपांतरण। अब देखेंगे हम पत्तियों के कार्य की, पत्तियों के क्या कार्य होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स पत्तियों के कार्य की, पत्तियों के क्या क्या कार्य होते हैं। तो आप सब लोगों ने पहले से भी पढ़ा होगा और सुना होगा कि पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करना है। दूसरा मुख्य कार्य आप लोगों ने सुना होगा, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करना है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पत्ती का पहला कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निष्पादित करना, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। पत्तियों का दूसरा प्रमुख कार्य क्या है, तो बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या करना, नियंत्रित करना। पत्तियों का तीसरा मुख्य कार्य है श्वसन क्रिया करना, श्वसन क्रिया को निष्पादित करना। पत्तियों का चौथा मुख्य कार्य क्या है, तो भोजन का संग्रह करना। पत्तियों का अगला मुख्य कार्य है, जो कीटभक्षी पौधे रहते हैं, मतलब कीटभक्षी पौधों में पत्तियों का मुख्य कार्य रहता है एक घड़े के रूप में। आप लोगों ने सुना होगा घटपर्णी, घटपर्णी का नाम सुना होगा, जो क्या है एक कीटभक्षी पौधा है, जो क्या है एक कीटभक्षी पौधा। इसमें पत्तियों का रूपांतरण एक घट के रूप में हो जाता है। किसके रूप में हो जाता है, घट के रूप में हो जाता है। तो उन कीटों से पौधों को क्या करना, खा लेना और उससे क्या उनको अपना पोषक पदार्थ प्रदान करना। किसको पोषक तत्व प्रदान करना, पौधों को पोषक पदार्थ प्रदान करना। तो क्या रहता है इसका एक और मुख्य कार्य, कि कीटों का क्या करना, भक्षण करना और उनसे अन्य प्रकार के, मुख्य प्रकार के भोज्य पदार्थ को एकत्रित करना। उसके बाद कई पत्तियां जो रूपांतरित हुई थी कांटे के रूप में जो पत्तियां रूपांतरित हुई थी, उनका मुख्य कार्य क्या रहता है, अन्य पशुओं से या कीटों से क्या करना, पेड़ पौधे की रक्षा करना, कलियों की रक्षा करना या फूलों की रक्षा करना। तो ये मुख्य कार्य रहते हैं हमारे पत्तियों के। पहला मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निष्पादित करना, दूसरा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करना, तीसरा मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना, चौथा मुख्य कार्य भोजन संग्रह करना, पांचवा मुख्य कार्य कीटभक्षी या कीटों को का भक्षण करना, उससे पोषक पदार्थ प्राप्त करना, छठवां मुख्य कार्य कीटों से या पशुओं से पौधों की क्या करना, रक्षा करना, पौधे की कलियों की रक्षा करना। यही हमारे क्या है, पत्तियों के मुख्य कार्य। हमने स्टार्टिंग से ही अभी जो प्लांट मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले जड़ कंप्लीट किया, उसके बाद तना कंप्लीट किया और अब हमने आज की क्लास में पत्तियां देखा है। पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तो एक बार फिर से मैं बता दूं, पत्तियां दो प्रकार की होती है, एक सरल पत्ती और एक संयुक्त पत्ती। उसके बाद देखा हमने कि पत्तियों के कितने भाग होते हैं, तो हमने पत्तियों के मुख्य रूप से 3 भाग देखे हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमने देखा है कि पत्तियां का रूपांतरण, कि किस किस प्रकार से पत्तियों का रूपांतरण होता है, किन चीजों के लिए होता है। उसके बाद हमने देखा है पत्तियों के मुख्य कार्य क्या है, जिसके अंतर्गत आया पहला हमारा प्रकाश संश्लेषण, दूसरा बाष्पोत्सर्जन और तीसरा श्वसन। इन तीनों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाष्पोत्सर्जन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और श्वसन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स
ये हो गया हमारा पत्तियां, प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हमारा पत्तियां बोले तो लीफ कंप्लीट हो गया। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको। हमारी संस्था छोटी थी इसलिए व्यूज कम आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर यही चीज हमको धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएगी। आप लोगों का अगर ऐसे ही सपोर्ट मिलते रहा तो जो भी स्टूडेंट वीडियो को देखता है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताएं कि हाँ सर ठीक है, या और भी चीजें हमको इसमें चाहिए, नोट्स वगैरह की सारी जानकारी आप प्राप्त करते रह सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ठीक है, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.